आरू की चिंता। अब आगे ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज आरू का एग्जाम था और वह सुबह से हड़बड़ाई हुई थी। हालांकि उसने मेहनत की थी जितना उससे हो पाया था, पर उसे यह थोड़ी ना पता था कि एग्जाम में क्या आने वाला है। वह अपने कमरे में इस समय तैयार होकर इधर उधर टहल रही थी। तभी वॉशरूम से तैयार हो अधिराज बाहर आता है। अधिराज आरू को ऐसे परेशान देख पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डिस्टर्ब क्यों लग रही हो? ये सुन आरू बोली, डेविल मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, यह एग्जाम का प्रेशर ऐसा हो रहा है जैसे मेरा दिमाग फट सा जाएगा। ये सुन अधिराज मुस्कुरा देता है और मुस्कुरा कर उसका सिर सहलाते हुए बोला, जब तुम्हें पढ़ना था तब तो तुम आराम फरमा रही थी और अब तुम्हें पढ़ाई की टेंशन हो रही है। ये सुन आरू चिढ़कर बोली, प्लीज डेविल अब आप ही सुनाने मत लगना, यह बात मुझे आपकी मॉम और हर कोई ने अच्छा खासा ताना मार करके सुना दिया है और मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है। सच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं फेल होकर उसी क्लास में पढ़ूंगी तो। ये सुन अधिराज आंखें चढ़ाते हुए बोला, ओ तो मैडम को पास होने की चिंता नहीं है, अपनी इज्जत की चिंता है। आरू चिढ़ बोली, आप ना जाओ, यदि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देना है तो फिर आप मेरा दिमाग भी मत डिस्टर्ब करो। ये बोल मुंह बनाकर बैठ जाती है। अधिराज उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। अधिराज इस समय किसी मीटिंग के लिए तैयार हुआ था और वह आरू को अपने टाई देता है तो आरू मुंह बनाते हुए टाई उसकी गोद में ही बैठे उसे बांधने लगती है। तभी अधिराज बोला, जैसे तुम इतनी टेंशन के बावजूद भी मेरी टाई को बांधने के लिए पूरी मेहनत से और ध्यान केंद्रित करके लगा रही हो, वैसे ही एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उस पर फोकस करना और सोचना कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तुमने क्लास में पढ़ा होगा, बुक में पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर बनाकर तुम लिख सकती हो, क्योंकि वह मैथ नहीं है जो एक प्लस और माइनस से तुम फेल हो जाओ। उसे तुम जितना अच्छे से बनाकर लिख सकती हो उतना ही अच्छा होगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी लिख देना, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना। आरू की आंखें चमक जाती है और वह एक्साइटेड होकर अधिराज के होठों पर अपने होठ रख एक स्मुच किस करते हुए बोली, थैंक यू डेविल, आप ना सच में एक पापा टाइप इंसान हो जो इतने अच्छे से अपने बच्चों को समझाते हो। अधिराज, जिसका दिमाग ब्लैंक हो गया था, आरू की इस सडेन हरकत पर जम सा गया था। आरू जो बहुत कम ही या ये कहा जाए पहली बार वह ऐसी हरकत की थी जिसे अधिराज को एक अजीब से हलचल और खुशी भी महसूस हुई थी। तभी आरू बोली, डेविल मैं चलती हूँ, यह आइडिया मैं प्रियू को देकर आती हूँ। ये बोल जाने को होती है तभी अधिराज उसे अपने गोद में खींच लेता है। आरू कुछ समझ पाती उससे पहले ही अधिराज उसकी गर्दन को पकड़ खुद के करीब खींच उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। एक लाम किस के बाद वह आरू को छोड़ता है। आरू गहरी गहरी सांस ले रही थी और अधिराज को ही देखे जा रही थी। अधिराज उसके माथे को चूम बोला, गुड लक, अब जाओ। आरू मुस्कुरा देती है और अधिराज के गले लग जाती है और उसके गले लग ही बोली, आपको पता है आप मेरे जीवन की सबसे ज्यादा लकी इंसान हो और मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। ये कह वह उसके गाल पर किसकर वहां से भाग जाती है। अधिराज उसे जाते हुए देख मुस्कुराते रह जाता है। उसके फोन पर बार बार कॉल आ रहा था पर फोन म्यूट था। वह फोन पर देखता है तो फोन पर प्रीतम का कॉल था। ये देखते हुए वह उठ खुद से कहा, आरू तुम्हारी एग्जाम तो शुरू हो चुकी है पर आज से मेरा भी एक अध्याय शुरू होने वाला है जो उन पापियों को सजा दिलाने का है जिन्होंने मेरी और मेरी फैमिली पर अपनी नजर उठाने की कोशिश की थी। ये बोल एक नजर अपने मोबाइल को देख वहां से निकल जाता है। वही बाहर बैठी दादी अधिराज को आते देख बोली, अधिराज क्या तुम्हारी राधिका से बात हुई है? राधिका पिछले 2 दिन से कॉल नहीं उठा रही। अधिराज जो अपने में ही व्यस्त था उसने इस बात पर गौर नहीं किया, पर फिर वह दादी से बोला, दादी उन्होंने कहा था ना कि वह 2 दिन बाद आ जाएंगे, तो आप इतना परेशान मत होइए, वो आ जाएगी। यह बोल वह चला जाता है। वही अधिराज बाहर निकलता है जहां वैभव गाड़ी लेकर खड़ा था और वह गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठते ही वैभव उसके सामने एक फाइल करता है। फाइल की पेज वह पलट देखा और बोला, सब रेडी है। ये सुन वैभव बोला, सब रेडी है। ये बोल वह गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अधिराज उसे फाइल को गौर से देखते हुए कुछ सोचे जा रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक पुलिस थाने के बाहर रुकती है जहां पर प्रीतम पहले से ही खड़ा था। अधिराज बाहर निकलता है। अधिराज को देखते ही बाहर खड़े कई पुलिस इंस्पेक्टर उसको देखते ही उसके पास आते हुए बोले, अरे सर आप यहाँ क्या, कोई बात है, आप हमें बुला लिए होते। ये वह बोलता ही है तभी पीछे से एक दमदार आवाज आती है जो किसी और की नहीं वरुण शिंदे की थी। वह बोला, वाह अधिराज सिंह राजावत खुद अपने ससुराल में। वैसे नियम से तो मुझे आपको लेने जाना था पर आप खुद आए, ये कैसा चमत्कार हो गया। अधिराज जो अपने जेब में हाथ डाला था वह आगे बढ़ते हुए बोला, अब क्या करूं, हमारे ससुर जी इतने जो बिजी हैं कि हमारे बुलाने पर भी मीटिंग फिक्स नहीं की। शायद हमें इतना फालतू समझ लिए, पर क्या है ना, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं तुम जैसे इंसान का चेहरा भी नहीं देखता। ये बोलते हुए पर उसे देख बोला, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे बात करना चाहता है। वरुण शिंदे की आपसी दुश्मनी चाहे जो भी हो पर वह एक पुलिस ऑफिसर था, उसके ऊपर भी हाई अथॉरिटी थी और वह जानता था अधिराज की पहुंच ज्यादा है। वह जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और अधिराज भी जाकर सामने चेयर पर अधिराज वहां खड़ा होता है। तभी एक पुलिस वाला आदमी एक बड़ी सी चेयर लाकर अधिराज को बैठने को देता है। ये देखकर वरुण उस इंसान को गुस्से में घूरता है। ये देख अधिराज मुस्कुराते हुए जाकर वहां बैठ जाता है। वही अगल बगल उसके वरुण और वैभव दोनों ही बैठ जाते हैं। वही अधिराज अपने हाथों के इशारों से सारे पुलिस ऑफिसर को जाने को बोला और वैभव को कुछ इशारा करता है तो वह बाहर जाता है तो देखा कि एक पुलिस ऑफिसर झांकने की कोशिश कर रहा है। ये देखो वह उसे घुरा तो वह चला जाता है और वैभव दरवाजा बंद कर देता है। ये देख वरुण गुस्से में अपना हाथ डेस्क पर पटकते हुए बोला, तो तुम्हारी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे ही पुलिस स्टेशन पर आकर अपनी धौंस जमाओ।
ये सुन अधिराज हंसते हुए बोला, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने तुम्हारी कुर्सी छीन ली हो। अरे मैं एक सिटीजन हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? लगता है अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे हो, लगता है तुम्हारे ऊपर बैठे तुम्हारे ऑफिसर डीसीपी से बात करनी होगी। वरुण जो पहले एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर था पर अपने कई केस सॉल्व से वह एक बड़ा एसीपी ऑफिसर बन चुका था। पर उसके भी ऊपर कुछ लोग थे। वह गहरी सांस ले गुस्से को कंट्रोल कर एक गिलास सामने जो रखा था उसका पानी पीता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अभी वह कुछ करे और उसकी वर्दी पर असर आए। वह अपने गुस्से का घूंट पीता है। आज भी उसके लिए उसकी बहन का दोषी अधिराज था, पर वह भी एक कानून के दायरे में था। वह खुद को कंट्रोल कर अधिराज से बोला, क्यों आए हो यहाँ पर? ये सुन अधिराज बोला, ये हुई ना बात। ये बोल अपने पैर पैर पर चढ़कर बैठ जाता है। तभी वरुण गुस्से में बोला, अब कुछ बताओगे? ये सुनते ही अधिराज बोला, मुझे किसी की कंप्लेंट लिखकर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है। ये सुनते ही वरुण नासमझी में देखा तो अधिराज बोला, मैं उस केस को रिओपन करना चाहता हूँ जिस केस पर तुमने मुझे जेल में डालने की हिम्मत की थी। ये सुनते ही वरुण हैरानी से उसे देखता है। ये सुन वह नासमझी में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? या सुनते ही अधिराज बोला, लगता है तुम्हारे कान थोड़े कम सुनने लगे हैं। मेरे कहने का मतलब है मैं अपना केस रिओपन कर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहता हूँ। अधिराज के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया था, सिर्फ रावी का ही नहीं, एक ड्रग्स केस का भी मामला था। ये सुन वरुण बोला, वाह, मतलब तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है, इसीलिए तो जेल में जाने के लिए खुद चले आए हो। वरुण को खुद नहीं पता था कि वह अपने बहन के प्यार में क्या कहे जा रहा है। तभी अधिराज बोला, इल्जाम मेरे लिए नहीं किसी और के लिए है। ये सुन वरुण बोला, किसके लिए? अधिराज बोला, हर्षवर्धन के खिलाफ। ये सुनते ही जैसे वरुण को एक झटका सा लगा। वह बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है तुम भी राजनीति खेलने लगे हो। अगले 2 दिन में एमएलए का चुनाव होने वाला है और तुम उसके खिलाफ एक मिनट ओ माय गॉड, विश्वा आया था तुमसे होली पर मिलने के लिए और वह हर्षवर्धन के खिलाफ ही उठ रहा है, इसीलिए तुम उसे फांसाओगे ताकि अपनी दुश्मनी भी निकालो, साथ में उस विश्वा का रास्ता भी क्लियर कर लो। वाह अधिराज सिंह राजावत, वाह क्या दिमाग खेला है तुमने। ये सुनते ही अब अधिराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अपना सिर उंगली से रगड़ते हुए वह उठता है और अचानक से वरुण का कॉलर जोर से पकड़ लेता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि वरुण भी नहीं समझ पाता और कॉलर के सहित उसका गर्दन पकड़कर उसे गुस्से में अपने लाल धधकते आंखों से देखते हुए बोला, तुझे पता है, आफ्टर ऑल तुझे तो पता ही होता है और तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो, मुझे मेरी बात मानने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद और उससे भी ज्यादा बहस करने वाले लोग। मैं तेरे पास खुद आया हूँ, उसके बावजूद लगता है कि तू मेरी पावर को भूल गया है। तेरे हाई रैंक ऑफिसर को भी खरीदने की ताकत रखता हूँ, तो फिर सोच कि तुझे मिटाने के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। अधिराज को गुस्सा इतना बढ़ गया था कि प्रीतम और वैभव उसे छुड़ाने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से छुड़ाने हैं तो वरुण खांसने लगा। वैभव उसे पानी का गिलास देता है, बड़ी मुश्किल से गिलास का पानी वह अपने गले से उतारता है और अधिराज को घूर कर देखते हुए बोला, जो तूने अभी यह हरकत की है ना, इसका हर्जाना भुगतोगे। वही प्रीतम जो मैं कब से सुन रहा था वह उसे देख बोला, एसीपी वरुण शिंदे, मुझे नहीं पता था कि आप अपने यहाँ आए लोगों का इतना व्यक्तिगत रूप से मजाक उड़ाते हैं। हम तो यहाँ आए थे किस काम के लिए और आप तो किसी के घर के मैटर में इन्वॉल्व होने लगे। वरुण खुद को बड़ी मुश्किल से संभालता है और बोला, ठीक है, करता हूँ मैं केस ओपन पर हर्षवर्धन के खिलाफ। मुझे कुछ तो सबूत चाहिए जिसके बिहाफ पर मैं उसके खिलाफ केस फायर करूँ। ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह बोला, मैं तो भूल ही गया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब वरुण उससे लगना नहीं चाहता था क्योंकि उसका गुस्सा पहले से ही कंट्रोल में नहीं था। तभी प्रीतम उसके सामने एक पेन ड्राइव देता है। पेन ड्राइव को वह जैसे ही अपने लैपटॉप में लगाकर देखा है और उसे सुनता है तो वह उसे देख हैरान हो जाता है और फिर वह बोला, यह एक साजिश भी तो हो सकती है तुम्हारी। यह सुनते ही वैभव सार्कास्टिक बोला, हमें नहीं पता था वरुण शिंदे जी कि आप हर्षवर्धन के चमचे निकलेंगे, तभी तो कब से उसी के पक्ष में बोले जा रहे हैं। वरुण बस दांत पीसते हुए उसे देखा और फिर बोला, ठीक है, पर तुम खुद को जस्टिस करने के लिए कौन सा सबूत ला रहे हो? ये सुन अधिराज उठते हुए बोला, हर्षवर्धन को अरेस्ट करो, मैं कैसे अपने आप को आजाद करूंगा, इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोल वह वहां से चला जाता है। वरुण के माथे पर सिकनसी आ जाती है, पर अभी उसे वह करना था क्योंकि वह अधिराज की पावर को जानता था। कुछ ही देर में वह अपने बड़े अफसर से बात कर हर्षवर्धन के खिलाफ वारंट जारी करता है क्योंकि वह जानता था कि हर्षवर्धन कोई मामूली आदमी नहीं है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और हर्षवर्धन के घर पर पुलिस की लगातार कई गाड़ी रो। हर्षवर्धन जो अपने सभी लोगों के साथ बैठे अपने आने वाले पॉलिटिक्स का चर्चा कर रहा था, अचानक उसकी डोर खटखटाई जाती है। डोर खटखटाते ही जैसे ही राहुल बाहर आता है, सामने पुलिस को देख हर्षवर्धन हंसते हुए बोलता है, तो आए डीसीपी और एसीपी सर, हम आपको भी याद करने ही वाले थे। डीसीपी के चेहरे पर पसीना था क्योंकि उसने हर्षवर्धन से कई मामलों में पैसा लेकर उसकी सहायता की थी, पर बात अभी बहुत अलग थी। तभी वरुण आगे बढ़ते हुए बोला, हर्षवर्धन जी, हम यहाँ पर आपके साथ कोई चाय नाश्ता करने नहीं, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन हंसकर मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो जरूर कुछ रिश्वत लेने ही आए होंगे। ये सुनते ही डीसीपी हर्षवर्धन को देख बोला, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी डीसीपी बोला, ये रहा आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट। ये सुन हर्षवर्धन की हंसी निकल जाती है और वह उसे अरेस्ट वारंट को देख गुस्से में उसे दूर फेंकते हुए डीसीपी कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे अरेस्ट करेगा, अपनी औकात जानता है।
ये सुनते ही वरुण भी हर्षवर्धन का हाथ झटकते हुए बोला, भूलिए मत कि हमारे पास आपके खिलाफ वारंट है और यदि आपने पुलिस के साथ कोई बदतमीजी की तो हम इस केस को और भी बड़ा बना सकते हैं जो आपके चुनाव के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये सुनते ही सीडीओ से आ रहा है हर्षवर्धन का बड़ा भाई बोला, यदि तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम जाओ, हम भी देखते हैं तुम्हें छुड़ाने से हमें कौन रोकता है। हर्षवर्धन के हाथों में हथकड़ी पहना उसे ले जाया जाता है। हर्षवर्धन के घर के सामने गाड़ी रुकने से अब तक मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे, या ये कहा जाए कि किसी ने अच्छा खासा मीडिया को इन्फॉर्म किया था। वही अधिराज के ऑफिस में बैठे वैभव ने कहा, जैसा तुमने कहा था वैसे हो गया, पूरी मीडिया वाले इस समय अच्छा खासा एक्सक्लूसिव हर्षवर्धन का ले रहे हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन बोला, कहते हैं ना दूसरे को गड्ढा खोदने से पहले एक बार खुद के बारे में भी सोच लेना चाहिए, कहीं उसको खुद उसका शिकार ना हो जाए। गड्ढा तो उसने मेरे लिए बहुत अच्छे से खोदा था पर अपना किनारा वह भूल चुका था। ये बोलते हुए उसकी आंखें एकदम लाल थे। वही शाम हो जाती है, अब तक सारे न्यूज चैनल पर यह बात फैल चुकी थी। वही बात तो राजावत मेंशन भी पहुंच चुकी थी और साथ में दीक्षित परिवार के पास भी। वहां पर राघदेव जी इस समय किसी को कॉल लगाते हैं और बोले, ये सब क्या हो रहा है, ये हर्षवर्धन कैसे अरेस्ट हो गया। सुनते ही एक आदमी बोला, बॉस हमें लगता है किसी ने इस बार बड़ी चाल चली है। ये सुनते ही राघदेव बोला, नजर रखो उस पर, इन सब में हमारे नाम नहीं आना चाहिए। हर्षवर्धन पकड़ा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बोल कॉल करके जैसे ही पीछे मुड़ा सामने इंसान को देख हैरान हो जाता है। एपिसोड 196, तुम्हारे मुंह चलाने पर भी मुझे तुम पर बड़ा प्यार आता है। राघदेव जो हर्षवर्धन की गिरफ्तारी सुन हैरान हो जाता है, वह किसी से फोन पर सब पता करने को बोलता है। उसके बातों से कहीं ना कहीं लगा कि उसे हर्षवर्धन से अनकहा सा डर सा लग रहा था। तभी वह फोन रख जैसे ही पीछे मुड़ा सामने खड़े इंसान को देख हड़बड़ा जाता है। सामने कोई और नहीं, स्वरा खड़ी थी, जिसके हाथों में कॉफी था। स्वरा राजनाथ के चेहरे के रंग उड़ा देख वह उनके पास आती है और बोली, क्या हुआ पापा, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों, क्या कोई बात है, और किसे आप फोन पर कह रहे थे कि आपका नाम ना आए। ये सुनते ही राघदेव खुद को हड़बड़ाहट को कंट्रोल कर स्वरा से मुस्कुराते हुए बोला, अरे बेटा वह कुछ नहीं, तुम तो जानती हो काम में बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, अब उसमें कोई भी दुश्मन हमारे नाम को यूज कर हमेशा बदनाम करना चाहता है, बस उसी की बात थी, वैसे तुम क्यों आए हो, कुछ लाए हो। ये सुनते ही स्वरा उनकी तरफ कॉफी बढ़ाती है तो राघदेव कॉफी लेते हुए बोले, मुझे इसी की जरूरत थी। यह बोलते हुए एक घूंट कॉफी पीते हैं। तभी स्वरा मुस्कुराकर बोली, वैसे पापा आपको मेरे हिसाब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान उनके साथ अच्छे ही करते हैं, पर जब कर्म बुरे हो तो वह इंसान भी नहीं रोक सकता। वह क्या है ना, इंसान इंसान से छुप सकता है पर उस ऊपर वाले से नहीं। ये सुनते ही राघदेव के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसे देख स्वरा मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए आप बेफिक्र रहे। ये बोल वह चली जाती है। वही राघदेव जाते हुए स्वरा को ही देखते रह जाता है। वह खुद से बोले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, इसके बातों में उल्टा तीर मेरे ही ऊपर था। फिर खुद का सिर झटक कर कॉफी रख फिर से अपने मोबाइल पर फोन किसी को लगाने लगते हैं। वही स्वरा रूम से बाहर निकलते ही एक बार पीछे राघदेव को देखा और खुद से बोली, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आपके खिलाफ सबूत मिल जाए, उसके बाद देखिए आपकी लंका तो मैं ही लगाऊंगी। भगवान से प्रे करना कि उस गुनाहों में आपका हाथ ना हो जिस गुनाह का दोषी और सबूत मैं लेने आई हूँ। वह बाहर निकलती है तभी उसकी टक्कर सामने खड़े विराट से लगी। विराट उसे देख बोला, क्या बात है, चोरी चोरी पीछे से सभी की बातें सुनने लगी हो। ये सुनते ही स्वरा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यह मेरे नेचर में नहीं है कि मैं किसी की चोरी चोरी बातें नहीं सुनी, पर हाँ तुम जरूर हो जो पीछे पीछे किसी की बातें सुनते हो। ये सुन विराट उसे घूर कर देखा। ये सच था, उसके बेटे के बारे में उसे ऐसे ही पता चला था जब उसने स्वरा की जासूसी के साथ साथ उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। तभी स्वरा को देख उसकी ठुड्डी को पकड़ ऊपर करते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे मुंह चलाने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और वह क्या है कि तुम इतनी खास हो कि तुम्हारे मुंह चलाने पर भी मुझे तुम पर बड़ा प्यार आता है, पर वह प्यार तुम्हें रास नहीं आता। ये सुनते ही स्वरा उसका हाथ झटक कर उसे खुद से दूर धकेल वहां से चली जाती है। ये होते ही वह जोर से हंसने लगता है और कमरे में जाता है। कमरे में विराट को आते देख राघदेव बोले, विराट डोर बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही विराट डोर बंद कर देता है। वही राजावत फैमिली जब हर्षवर्धन के बारे में खबर सुनते हैं तो सभी का रिएक्शन कुछ डिफरेंट ही था। हर्षवर्धन अपने पिता की सबसे छोटी औलाद था, या ये कहा जाए कि बहुत बुढ़ापे की उम्र में वह पैदा हुआ था, इसलिए उसकी उम्र यही करीब 45 साल के लगभग रही होगी। पर उसके पिता एक समय धीरेन्द्र जी के दोस्त थे, पर पारिवारिक टेंशन और कुछ गलतियों से उन दोनों का रिश्ता आपस में टूट चुका था, पर धीरे धीरे वह रिश्ता खींचते ही चला गया। मुझे याद नहीं कि मैंने हर्षवर्धन का टाइटल क्या रखा था, या रखा था भी या नहीं, अगर आप में से किसी को याद हो तो बताओ, नहीं तो मैं कोई दूसरा टाइटल रख देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोष्टक वही आरू जो हाल में सभी के साथ बैठे अपनी कॉफी को एंजॉय कर रही थी। जब वह टीवी पर ये देखी है तो वह हैरानी से आंखें बड़ी कर बोली, ओ तेरी की, यह तो वही आदमी है ना जो हमें मंदिर पर मिला था। ये सुनते ही प्रियु बैठते हुए बोला, हाँ और यह एक नंबर का घटिया है। ये सुनते ही आरू बोली, और ये तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ये सुनते ही प्रियांशु बोला, क्योंकि यह एक नंबर का अयाश किस्म का आदमी है और अपने एमएलए होने का बड़ा ही पावर दिखाता है। ये सुन आरू मुंह बनाते हुए बोली, यह एमएलए कौन सा बहुत बड़ा पावर होता है। ये सुन प्रियु बोला, एमएलए के साथ साथ एक रईस खानदान का भी है, इसलिए किसी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है पर आज तक ये जेल नहीं गया।
जिसने भी उसे भेजा उसे मैं सलाम करता हूँ। ये सुन आरू कुछ सोचते हुए बोली, वैसे इसी के खिलाफ ना, वो पागल आदमी आई मीन रिया दीदी के जेठ अपोजिट लड़ रहे हैं। प्रियांशु हंसते हुए बोला, हाँ वो पागल नहीं टैलेंटेड आदमी है। ये सुन आरू मुंह बना बोली, अच्छा मार धार में ही टैलेंटेड होगा, तभी तो जब देखो तब मेरे पति को गन दिखाते फिरता है। ये सुनते ही प्रियांशु हंसते हुए बोला, हाँ क्योंकि बहुत पहले हम देखते थे वह हमेशा आते जाते थे और कुछ समय बाद उनका आना जाना भी बंद हो गया। ये सुन आरू कुछ सोच बोली, जरूर कुछ झोल झपेट है। तभी पूजा वहां पर बैठते हुए बोली, वैसे कैसा रहा तुम दोनों का एग्जाम? ये सुनते ही प्रियांशु और आरू एक साथ खुशी से बोले, बहुत अच्छा। ये सुन श्रुति बोली, इम्पॉसिबल। तभी आरू उसे जीभ दिखाते हुए बोली, लगता है तेरा अच्छा नहीं गया एग्जाम, इसीलिए तू हमसे जल रही है। ये सुन श्रुति चिढ़कर बोली, मुझे अच्छे से पता है मैं तेरी तरफ फालतू नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ। ये कह वह वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। अधिराज जब से आया था अपने स्टडी रूम में ही बैठा अपना वर्क कर रहा था। उसके साथ आदित्य भी बैठा हुआ था। वही आरू जो कमरे में बैठी कब से अधिराज का इंतजार कर रही थी। वह अपनी बुक को साइड रख उठती है, पर अगले ही पल वह अपनी बुक उठाती है और स्टडी रूम की तरफ जाकर दरवाजा खटखटाती है तो अधिराज अंदर आने को बोला और अंदर जाती है तो सामने आदित्य को देखी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। वही अधिराज लैपटॉप में देख रहा था, उसके कानों में एयरबड लगे हुए थे। आरू आदित्य को देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कुछ इशारा करती है, तभी आदित्य एक बार घड़ी को देखा है और उठकर वहां से चला जाता है। ये देख आरू खुश हो जाती है और आरू जाकर अधिराज की गोद में बैठ जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि अधिराज समझ नहीं पाता और उसे देखने लगा। तभी आरू बोली, डेविल मुझे नींद नहीं आ रही, क्या आप मुझे आज का सब्जेक्ट पढ़ाओगे? वह क्या है ना, मुझे उस मेकअप की दुकान से ज्यादा नंबर लाना है। ये बोल उसे देखने लगती है। वही अधिराज उसे देखा और फिर सामने एक आदमी जो उसके साथ कुछ बातें कर रहा था पर आवाज उसके कान में आ रहा था। अधिराज उसे बोला, मिस्टर जैक हम आपसे कल मीटिंग में बारे में बात करेंगे। वही आरू जैसी यह सुनती है वैसे ही उसकी नजर लैपटॉप हो पर जाती है। ये देख वह हैरान हो जाती है और वह अधिराज को देख बोली, सॉरी मैंने देखा नहीं। ये कह वह अधिराज को देखने लगी तो अधिराज अपने कानों से एयरफोन निकालते हुए बोली, अच्छा तो आप तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनते ही आरू अपनी बुक अधिराज के सामने कर बोली, आप मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा दो, कल इसका एग्जाम है, मुझे उस कमीनी लड़की से ज्यादा नंबर लाना है। उसके मुंह से गाली सुन अधिराज उसके होठों पर उंगली रख बोला, ये तुम गाली देना कहाँ से सीख रही हो? ये सुनते ही आरू एक्साइटेड होकर बोली, मुझे और भी तरह की गाली आती है, क्या मैं आपको सुनाऊं? यह वह बोलती ही है कि उसे अधिराज को घूरती नजर खुद पर पाकर चुप होकर धीरे सर झुका लेती है। ये देख अधिराज बोला, ऐसे मुंह लटकाने से गलती माफ नहीं होती और आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से किसी भी गाली शब्द को ना सुनूं। ये बोलते हुए वह अधिराज को फिर गोद में अच्छे से एडजस्ट करता है और उसकी बुक लेकर उसे पढ़ने लगा। ये बात अलग थी कि आरू उसे बीच बीच में परेशान किया जा रही थी। कभी उसके चेहरे को छुटी तो कभी दाढ़ी को आई, कभी उसके शर्ट के बटन के साथ खेलती, पर इस बीच को अपने कानों से सुन भी रही थी। आई उसे कुछ क्वांटिटी पॉलिटिकल साइंस का उसे बताता है। लगभग 1 घंटे बाद अधिराज आरू को देखा जो सो चुकी थी। ये देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह बुक को एक साइड रख उसे अपनी गोदी में उठा कमरे में ले जाता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर आता है और आरू को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। एपिसोड 197, कितना हॉट हस्बैंड मिला है, डायरेक्ट मारने में नहीं रेत कर मारे में विश्वास रखते हो। अगली सुबह आरू की जब नींद खुली तो वह अपने बिस्तर पर अकेली थी। वह इधर उधर सिर घुमाई तो अधिराज नहीं था। वह उठकर बैठी तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज को खोली क्योंकि आरू का पहला काम था उठकर मोबाइल चेक करना। अधिराज के रहते भर में वह ज्यादातर मोबाइल नहीं देख पाती थी। मैसेज में कई सारी मैसेज थी जैसे, आरू तू अभी तक उठी या नहीं, आज हमारी एग्जाम गैप है, आज तुझे माँ ने बुलाया है। ये मैसेज बरखा का था। उसी के नीचे बरखा का फिर से मैसेज आया, और हाँ लेट मत करना नहीं तो तुम्हारा पसंदीदा खाना मैं सारा चट करने वाली हूँ। ये सुनते ही आरू मैसेज देखी और मैसेज और टाइमिंग में 1 घंटा का अंतर हो चुका था। ये देख वह हड़बड़ा कर उठी तो देखी दरवाजा अंदर से बंद है। यह महसूस होते ही वह इधर उधर नजर घुमाती है। बाथरूम में देखती है तो वहां अधिराज नहीं था। ये देख खुद से बोली कि यह कहाँ से मिस्टर इंडिया हो गए, दरवाजा तो अभी भी अंदर से बंद है। तभी उसे कुछ याद आता है। अचानक याद आते ही वह अपने ही डोर की एक दीवार के पास जाती है और उसे प्रेस करती है। प्रेस करते ही वह खुल जाती है और खुलते ही वह बाहर का नजारा देख उसके चेहरे पर एक सुकून सा छा जाता है। उस दिन के बाद तो वह भूल भी गई थी कि यहाँ पर एक डोर भी था जो पीछे के रास्ते से होकर जाता था, और वह जैसे ही पीछे जाती है पीछे एक ग्राउंड फ्लोर पर नीचे बालकनी थी जहाँ काफी खूबसूरती से प्लाटिक की गई थी। वह देखती है कि सारे पेड़ पौधे हरे और काफी खूबसूरत लग रहे थे। वह इधर उधर देखी तो कई सारे फूलों को देख उसकी सुगंध में खो गई थी। तभी उसकी नजर सामने अधिराज पर पड़ी। अधिराज को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अधिराज इस समय वर्कआउट कर रहा था। आरू देखती है जो सुबह के 8 बजे बज रहे थे। अधिराज के बॉडी पर काफी पसीना था, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि पिछले काफी देर से वह वर्कआउट कर रहा है। आरू उसे एकटक खड़ी होकर देखने लगी और खुद से ही बोली, कितना हॉट हस्बैंड मिला है मुझे। ये सोचते हुए वह खुद पर ही मुस्कुराए जा रही थी। तभी वह अपने कदम आगे बढ़ाती है और आगे जाते हुए बोली, अधिराज जो पुशअप कर रहा था वह जाकर उसके पीठ पर आलथी पालथी मार कर बैठ जाती है। अधिराज जिसे पहले एहसास हो चुका था कि वहां पर आरू आई हुई है वह नहीं रुकता और वैसे ही वर्कआउट करता रहता है।
आरू खुद से ही कहती है, हाँ ये तो मेरा भी वजन उठा लिया, ये बोलते हुए और पीठ के हाथों के मसल्स को छू छू कर चेक करने लगती है जो काफी टाइट थी। वह खुद से ही शर्माते हुए बोली, जब भी ये शर्टलेस मेरे पास आते हैं तो मैं तो किसी अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ, कभी उनकी बॉडी को फील नहीं किया। उसकी नज़र उसके पीठ पर बने हुए बड़े से टैटू पर जाती है जो आधे पीठ को कवर करते हुए कुछ सीने तक गई हुई थी। इस टैटू को देखते हुए आरू अधिराज के पीठ पर लेटकर उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, डेविल। अचानक अधिराज उसे खुद के नीचे कर देता है। आरू इस वक्त उसके नीचे लेटी थी और अधिराज अभी भी अपनी पुशअप करते हुए बोला, तो क्या कह रही थी तुम? आरू उसकी आंखों में देखने लगी। ये देख अधिराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बोला, तो मतलब तुम्हें ये बीच का रास्ता याद था? ये सुनते ही आस उसके सीने के टैटू की छू बोली, ये आपने कब बनवाया? क्या आपको पेन नहीं हुआ? आरू को बात बदलते देख अधिराज उसे दूर कर देखा और अपनी पुशअप करने लगा। हर पुशअप में वह एक बार आरू के होठों को छू लेता। ये देखते हुए आरू उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, आपकी तो शादी हो गई है तो इतनी हॉट शॉट बॉडी बनाने की क्या ही जरूरत है, और आपको कोई कुश्ती में भी नहीं जाना। ये सुनते ही अधिराज बोला, सही कहा तुमने, मुझे नहीं जाना, पर तुम्हें तो जाना है और तुम्हें प्रैक्टिस करना है अपने बॉक्सिंग के चैंपियन के लिए। एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसे ही वर्कआउट करना होगा। ये सुनते ही आरू झटके में अधिराज को धकेल देती है। अधिराज खुद को ढीला रखा रहता है, वह साइड गिर जाता है। ये सुन आरू बोली, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करने वाली वर्कआउट। ये सुनते ही अधिराज उसे खुद के ऊपर खींचते हुए बोला, वो तो तुम्हें करना ही होगा। ये सुनते ही आरू मुंह बनाते हुए बोली, फिर ठीक है, पर आपको एक शर्त मानना पड़ेगा। ये सुनते ही अधिराज उसके कमर में हाथ डाल खुद के करीब खींचते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम शर्त बोलने लायक भी हो? ये सुनते ही आरू बोली, हाँ आपको मेरी बात माननी ही होगी। तभी अधिराज बोला, ठीक है बताओ। ये सुनते ही आरू बोली, मैं जब भी चाहूँ अपनी माँ के यहाँ जा सकती हूँ और आप मुझे रोकोगे नहीं, और मुझे अभी ही जाना है। ये सुन अधिराज उसे घूरकर देखता है पर अगले ही पल बोला, ओके तुम जा सकती हो, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ तुम कुछ समय के लिए वहाँ चली जाओ। ये सुनते ही आरू को तो विश्वास नहीं हुआ और बोली, क्या आपने मुझे जाने की परमिशन दे दी? ये सुनते ही अधिराज बोला, हाँ। आरू उसके गले लग जाती है। अधिराज कुछ सोचने लगता है, तभी आरू बोली, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तभी अधिराज उसे फिर से पकड़ खुद के करीब कर बोला, इतनी जल्दी क्या है? मेरी तपस्या को जो भंग किया उसका जुर्माना तो दे दो। ये बोलते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र अपने वकीलों को लेकर थाने पर पहुंचता है। गजेंद्र जो एक नामी इंसान था और एक बिजनेसमैन, पर बिजनेस तो सामने से उसके पीछे क्या काला धंधा करता था ये तो लोगों को नहीं पता था, और शायद इसीलिए हर्षवर्धन इस नेता की कुर्सी पर बैठा हुआ था ताकि वह अपने भाई के कारनामों को अच्छे से छुपा सके। गजेंद्र बेल पेपर लगभग वरुण के सामने फेंकते हुए बोला, ये रहा बेल पेपर और जल्दी से मेरे भाई को रिहा करो। ये सुनते ही चेयर पर बैठा वरुण उन्हें देखता है और सामने बेल पेपर को उठाकर उसे पता है। पढ़ने के बाद वह एक इंस्पेक्टर को आवाज दे देते हुए बोलता है, रघु जरा हर्षवर्धन साहब को बाहर तो ले आओ। हर्षवर्धन जो सब कुछ सुन रहा था वह गुस्से में वरुण को देखने लगा। तभी वह रघु जाकर जेल का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही हर्षवर्धन एक लात उस इंस्पेक्टर को मार देता है जिससे वह इंस्पेक्टर लगभग दूर जा गिरता है। ये देखते ही वरुण बोलता है, मिस्टर हर्षवर्धन लगता है एक दिन जेल में रहकर आपका दिमाग खराब हो गया है। ये सुनते ही हर्षवर्धन आता है और वरुण की कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोला, हाँ ये सच है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, बस तू मुझे ये बता दे कि मेरे पर कंप्लेंट किसने की थी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरा गला घोंट दूं। ये सुनते ही वरुण झटके में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, पुलिस के ऊपर हाथ डालने से आपकी यह बेल पेपर अभी का अभी रद्द करवा सकता हूं, इसलिए अपने हाथ जरा कंट्रोल में रखना। और रही बात किसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की तो यह मैं तुम्हें बता सकता, पर हाँ यह जरूर बता सकता हूँ, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो तुम्हारे काले कारनामों को दुनिया के सामने जरूर आ सकते हैं। आज छूट तो जरूर रहे हो पर याद रखना आगे से बचकर रहना। वह क्या है ना, जिस कुर्सी पर बैठकर रॉब है वह आज है कल रहे ना रहे। ये सुन हर्षवर्धन गुस्से में अपना हाथ से वरुण को मारने को बढ़ाता है, पर तभी गजेंद्र उसे रोकते हुए बोला, हर्षवर्धन खुद को काबू करो, जितने दिन इस बरासात पानी के मेढक को फड़फड़ाना है फड़फड़ाना दो, कुछ ही समय बाद सब अंदर भागेंगे, बस जैसे ही हमारी पावर आएगी ये सब हमारे सामने अपनी तलवे रगड़ेंगे। ये बोल हर्षवर्धन को लेकर चला जाता है। उसकी यह बात सुन वरुण गुस्से में जाते हुए उन सभी को देखता ही रह जाता है और उससे कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी अब तक की रिसर्च गलत जगह पर हो रही थी। राजावत के बजाय यदि मैं इस इंसान पर करता तो जरूर मुझे बहुत सारे सबूत मिलते। ये कह वह किसी को फोन कर बोलता है, जरा इस हर्षवर्धन की काफी अंदरूनी डिटेल निकलवाओ। वही ऑफिस में बैठा अधिराज मुस्कुराए जा रहा था। ये देख प्रीतम बोला, अधिराज मुझे समझ नहीं आया, तूने उस हर्षवर्धन पर दूसरा कैश क्यों नहीं दिया और तूने उसे बेल क्यों करवाने दी? ये सुनते ही अधिराज बोला, जो मजा एक बार जेल जाने नहीं है वह बार बार जाने में है। प्रीतम ना समझी उसे देखा तो अधिराज बोला, सोचो एक बार जाएगा जेल तो लोग सोचेंगे कि जरूर किसी की साजिश रची है, पर जब इंसान बार बार हर अलग अलग केस में जेल जाएगा सभी की नजरों में वह आएगा और उसके बाद उसके कारनामे का काला चिट्ठा कुछ ऐसा खुलेगा कि वह चाहकर भी खुद को छुपा नहीं पाएगा। प्रीतम के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वह उससे बोला, मान गया बॉस, तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं, तुम तो इंसान को डायरेक्ट तलवार से मारने में नहीं उन्हें रेत कर मारने में विश्वास रखते हो। ये सुनते ही अधिराज जोर जोर से हंसने लगता है, पर उसकी हंसी में कहीं से भी कोई मजाक नहीं था। उसकी हंसी एक डरावनी हंसी थी जो नॉर्मल अधिराज से बिल्कुल उल्टा है। एपिसोड 198
आप मुझे खुद को सौंप दे। थप्पड़। आर्मी ऑफिसर की वाइफ। हर्षवर्धन जेल से छूटकर अपने घर पर आ चुका था। जब से वह घर आया था तब से उसका पूरा दिमाग खराब हुआ था। गजेंद्र उससे पूछा, क्या सोच रहे हो? ये सुनते ही हर्षवर्धन बोला, मुझे पता है इन सब के पीछे कौन है। जरूर उस राधिका का चूजा होगा। खुद को समझता क्या है? पहले ही कहा था मैंने भैया, राधिका के उस गुरूर को खत्म कर दो, पर आपने नहीं सुना। ये सुनते ही सामने रखे सिगरेट को उठाकर गजेंद्र अपने मुंह में लगाते हुए, बालक छोटे, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? आखिर कोशिश की थी आज से 25 साल पहले, पर अफसोस यह अधिराज बच निकला। तभी गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए हर्षवर्धन बोला, न जाने कौन सी किस्मत लेकर यह अधिराज पैदा हुआ है, इतना इसके खिलाफ हम सभी ने सब कुछ रचा, पर यह हर बार निकल जाता है। ये सुन गजेंद्र अपने सिगरेट के धुएं को उड़ाते हुए बोला, उसकी माँ बेहद नाजुक सी मासूम सी कली थी जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखी थी। मैं पूरी एरिया पर राज करता था। पहली बार उस राधिका ने अपना प्रोजेक्ट लेकर मेरे पास आई थी। जब इसको बिजनेस की शुरुआत करनी थी, काफी अच्छी डिजाइन लाई थी। डायमंड डिजाइन से ज्यादा मुझे उस राधिका में इंटरेस्ट आ गया था, और इंटरेस्ट तब बढ़ा जब पता चला कि यह विक्रम की पत्नी है। विक्रम, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था, कुछ ज्यादा ही संस्कारी और आत्मसम्मान निकल गई। थोड़ा सा हाथ क्या लगाया, सीधी थप्पड़ पर उतारू हो गई। जब मैं धमकी दी तो उल्टा मुझे ही चुनौती दे दी। ये बोलते हुए उसे पल में चला जाता है जब राधिका पहली बार अपना प्रोजेक्ट लेकर रायचंद कंपनी में अपने प्रोजेक्ट को लेकर गई थी। इतनी कम उम्र की लड़की को बिजनेस में कदम रखते देख और इतनी खूबसूरत औरत देख गजेंद्र का दिल आ गया था उस पल। उसने अपने ऑफिस में काम करने का उसे ऑफर दिया, पर राधिका ने सीधे कहा कि उसे ऑफर नहीं, उसे पार्टनरशिप करनी है। उसका इतना बड़ा कॉन्फिडेंस देख वहां पर सभी लोग जो कि मीटिंग में बैठे थे सभी राधिका को देखने लगे। तभी राधिका अपने डिजाइन्स को देते हुए बोली, ये रहे मेरे कुछ डिजाइन्स के सैंपल, आप इसे चेक कर सकते हैं और मैं गारंटी देती हूँ कि जो चीज़ मैं दे सकती हूँ वह कोई नहीं दे सकता। आप मुझे अपना पार्टनर बनाएं, मैं अपना पूरा मेहनत दूंगी, बदले में हमें 50-50 प्रॉफिट चाहिए। 23 साल की लड़की के मुंह से ये सुन के सभी आश्चर्य से थे, पर गजेंद्र काफी ज्यादा प्रभावित था। गजेंद्र जो ज्यादा नहीं 32 साल की उम्र का था, वह सभी को मीटिंग से जाने को बोलता है और जाने के बाद वह उठकर राधिका के करीब आते हुए बोला, तो मिस राधिका राजावत, पता है मुझे कि आपके पति एक और में ऑफिसर है और काफी अकेली हो चुकी है, आप शायद इसीलिए अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री अपने सारे बिजनेस का पैसा जो एक बड़े प्रोजेक्ट उस कॉलेज में लगा दिया। समझ सकता हूँ, पर क्या है ना। ये बोलते हुए उसके चेयर के पास आता है और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, आपके पार्टनरशिप में बिना किसी शर्त पर एक्सेप्ट करूंगा, आपको बस मेरी एक मदद करनी होगी। ये बोलते हुए वह राधिका के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए बोला, अभी आपने कहा आप वह चीज दे सकती हैं जो कोई नहीं दे सकता, तो क्यों ना आप मुझे खुद को सौंप दे और मैं आपको अपने पार्टनरशिप ही देता हूँ। उसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले एक थप्पड़ गजेंद्र के चेहरे पर जो से लगता है। थप्पड़ इतनी तेज था कि गजेंद्र तुरंत खड़ा हो जाता है। राधिका अपने डिजाइन्स को समेटे हुए बोली, आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, कमजोर समझने की गलती भी मत करना। मैं अपना जिस्म बेचने नहीं, अपने डिजाइन्स के बलबूते पर अपनी खुद की कंपनी खड़ा करना चाहती हूँ। अगर मुझे पता चला होता कि यहाँ इतने बड़े कंपनी का सीईओ एक इतना गिरा और खटिया इंसान है तो मैं तो अपना कदम भी यहाँ नहीं रखती। ये सुनते ही गजेंद्र गुस्से में चीखते हुए बोला, अपनी औकात में रहो, जिस कंपनी की तुम बात कर रही हो ना, लोग यहाँ आने के लिए महीनों अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये सुनते ही राधिका भी थोड़ी तेज आवाज में बोली, तो तुम्हें तुम्हारी कंपनी और तुम्हें तुम्हारी शोहरत मुबारक हो मिस्टर गजेंद्र रायचंद। ये सुनते ही गजेंद्र उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो और तुम मुझे थप्पड़ मार सको। वह ये बोलकर उसके पास आकर उसके गर्दन को पकड़ पाता उससे पहले ही राधिका उसके हाथ को पकड़ उसको मरोड़ते हुए बोली, मिस्टर गजेंद्र रायचंद, कान खोल कर सुन लो, जिस कंपनी का इतना घमंड है ना उस कंपनी कोई, यदि मैं पीछे ना किया ना तो मेरा भी नाम राधिका राजावत नहीं। इस नाम को अपने दिमाग में भर लो और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो। वह क्या है ना, जिन जिन लोगों ने औरत को कमजोर समझने की गलती की है वह लोग अपनी मौत के नजदीक पहुंचे हैं। ये बोलते हुए और गुस्से में वहां से निकल जाती है। गजेंद्र अपने अतीत से बाहर आते हुए बोला, तब से मैं उस राजावत को खत्म करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए हर्षवर्धन को देख बोला, उसके बाद उसे पार्टनरशिप मिली उस सीएम मिस्टर आहूजा के साथ जो खुद एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन था। दोनों मिलकर धीरे धीरे अपना डेरा पूरे मार्केट में बनाते चले गए। उसके बाद इस राधिका को 2 बच्चे पैदा हुए, वह भी जुड़वा, जिसका गुरूर उस पूरे राजावत परिवार को था। पर मेरा कोई भी बेटा नहीं। इस बात का ताना मुझे मेरे पिताजी ने हमेशा दिया। एक तो उस राधिका पर और उसे विक्रम पर गुस्सा, ऊपर से ये ताना, मैं उसके दोनों बच्चों को ही मार देना चाहता था। ये सुनते ही हर्षवर्धन हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, भैया यह आप क्या कह रहे हैं? ये सुनते ही गजेंद्र बोला, हाँ जुड़वा पैदा हुए थे, उसको बहुत घमंड था ना उसे उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने को। मैंने एक को अस्पताल से उठाने में कामयाब तो हो गया पर उस दूसरे को नहीं उठा पाया। ये सुनते ही हर्षवर्धन आगे पूछा, तो आपने उस बच्चे का किया क्या? ये सुनते ही गजेंद्र बोला, उसे सड़क पर फेंक दिया मरने के लिए और वापस चला आया। फिर मुझे याद आया कि क्यों ना उसे बच्चे को मैं खुद पालकर उसे उस राजावत के खिलाफ खड़ा करूं। मैं वहां जाता उससे पहले ही मैंने देखा कि वहां पर एक एक्सीडेंट के लिए सभी की भीड़ लगी थी, इसलिए मैं वहां गया ही नहीं। अस्पताल में मैंने सब कुछ सेट कर रखा था, डॉक्टर ने पैदा होते ही मरा हुआ घोषित कर दिया, पर उसे राधिका को जैसे विश्वास ही नहीं था।
वह बार बार चिल्लाती रही कि मैंने पैदा किया था तो मेरा बच्चा रो रहा था, पर डॉक्टर ने उसे इस मामले में गलत साबित कर दिया और वह अपने बच्चों को देखने की डिमांड की तो एक मरी हुई लड़की को डॉक्टर ने दिखाया। ये सुन हर्षवर्धन सिगरेट पीते हुए बोला, अच्छा ही हुआ कि आपने उस एक चूजे को मार दिया, नहीं तो एक ने हमारे नाक में दम करके रखा है और दूसरा भी नाक में दम कर देता। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय आहूजा मेंशन में आज सुरभि को विपुल हॉस्पिटल लेकर गया था। जैसे सभी को उसकी प्रेगनेंसी की खबर पता चली थी, घर में एक अलग ही खुशी का माहौल हो गया था। सुरभि और रिया में एक अलग ही बॉन्डिंग थी। रिया को भी यहाँ पर अच्छा लगता था। बुआ जी भी कुछ समय के लिए अपने ससुराल गई हुई थी। तभी सुरभि घर के अंदर आती है। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। ये देख श्वेता उठने को होती है, उससे पहले ही रिया उठकर किचन में जाती है और पानी लेकर आती है और सुरभि को देती है। तभी श्वेता विपुल से पूछी, क्या हुआ, तुम दोनों को इतना चेहरा क्यों लटका हुआ है। ये सुनते ही सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख वह थोड़ी घबराकर बोली, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही हो। ये देख विपुल बोला, माँ कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, पर मैं इसे इतना समझा समझा थक गया हूँ। डॉक्टर ने भी बोला है कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनते ही श्वेता बोली, आखिर हुआ क्या है। ये सुनते ही विपुल बताया, माँ बच्चा पेट में नॉर्मल तरीके से नहीं है, डॉक्टर के हिसाब से उसकी गर्दन में नाट फंसी हुई है। बच्चा नॉर्मल होने की वजह ऑपरेशन के चांसेस ज्यादा है। ये सुनते ही श्वेता कुछ कहती, तभी रिया बोली, दी इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, आपको पता है आज के समय में तो लोग नॉर्मल डिलीवरी करने से ज्यादा बच्चों को ऑपरेट करवाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दर्द ज्यादा नहीं होगा और नॉर्मल बच्चे आसानी से हो जाएंगे, और ये तो अच्छी बात है, ऑपरेशन में बच्चा आपका सही सलामत आएगा। ये सब रिया अपने थोड़ी बहुत जानकारी के हिसाब से बताती है, क्योंकि राधिका को प्रियांशु कुछ ऐसी ही कंडीशन में हुआ था। रिया की बात सुनते ही सुरभि को भी कुछ अच्छा महसूस होता है। वही डोर पर आते हुए अनिरुद्ध बोला, वाह मुझे तो पता ही नहीं था बच्चों के बारे में तुम्हें इतनी कुछ नॉलेज है। चलो अच्छा है, जब हमारा बेबी होगा तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये सुनते ही श्वेता और सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वही रिया के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों ही आ जाता है और वह उठकर किचन में चली जाती है। ये देख अनिरुद्ध बोला, मैं पानी पीकर आता हूँ। ये सुनते ही श्वेता नागवारी से सिर हिलाती है और भगवान से खुद ही मन में बोली, भगवान करे मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहे। वही शाम का समय होने से रिया तुरंत चाय चढ़ा देती है। उसे अनिरुद्ध की बातों से उसे गुस्सा बहुत आ रहा था, तो उसका मन कर रहा था उसका मुंह तोड़ दे। तभी उसे अपने पीछे अनिरुद्ध की मौजूदगी समझ आती है, तो वह झटके से दूर होने को होती है। उससे पहले ही अनिरुद्ध उसे कसकर पीछे से बाहों में पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, कहाँ भाग रही हो। ये सुनते ही रिया गुस्से में बोली, अनिरुद्ध मुझसे दूर रहो, तुम्हें शर्म नाम की चीज भी नहीं है, माँ और परिवार वाले पास ही है। ये सुनते ही अनिरुद्ध उसे और मजाक में चिढ़ाते हुए बोला, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जिससे मैं तुमको यहीं पर किस करने वाला हूँ और यहीं पर तुम्हारे साथ सॉरी, बाकी तो हमारे बीच में कुछ होता ही नहीं है। ये सुनते ही रिया पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। अनिरुद्ध भी उसे ही देखने लगा। दोनों ही अनजाने में ही एक दूसरे के एहसासों से एक दूसरे को देखने लगे। रिया जिसके मन में धीरे धीरे सही पर अनिरुद्ध के प्रति उसके मन में भी भाव जन्म ले रहे थे, और तब से ज्यादा जब से उसने रिति और अनिरुद्ध को एक साथ देखा था। उन दोनों के बीच में अभी तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, जबकि शादी को इतने महीने हो चले थे। आज रिया को आंखों में कुछ अलग ही भाव देख अचानक उसे अनिरुद्ध छोड़ देता है और एक गिलास में पानी निकालते हुए पीते हुए बोला, जरा मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी और कुछ नाश्ता बना कर लाना। तो ये बोल वहां से चला जाता है। वही रिया उसे जाते हुए घुरती रह जाती है। वही शाम से रात हो चली थी और इस समय आरू ग्रेवाल हाउस में ही थी। रात का डिनर कर लेने के बाद वह इस समय अपने कमरे में बरखा के साथ थी, पर उसका मन बेचैन था। बेचैनी सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिराज ने ना ही कोई कॉल किया और ना ही उसे अभी लेने आया, क्योंकि वैसे तो अधिराज उसे आने नहीं दे रहा था और यहाँ अब उसे एक कॉल तक नहीं कर रहा था। ये देख कहीं ना कहीं उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसके चेहरे को ऐसे उत्तर दे बरखा को हंसी आ जाती है और वह उसे हंसते हुए बोला, क्या हुआ, तो अपने हब्बी के बारे में सोच रही है। सुनते ही आरू फूट पड़ती है और गुस्से में बोली, देखना बरखा, इसके पहले तो मुझे आने नहीं दे रहे थे और अब मुझे पूछ भी नहीं रहे हैं। ये सुनकर बरखा हंसते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो तू क्यों परेशान होती है, तेरे लिए तो अच्छा है यहाँ पर। तुझे रहने को कुछ दिन मिल जाएंगे, कुछ दिन हमारे साथ रहने को मिल जाएंगे। ऐसे तो मुझे और माँ को छोड़कर कहीं जाती नहीं थी। ये सुनते ही आरू को भी एहसास होता है और वह बिस्तर पर लेट जाती है। बरखा भी बिस्तर पर लेट जाती है। तभी आरू उसके ऊपर पैर फेंकते हुए बोली, बरखा सच कहा तूने, तुझे और माँ को छोड़कर कभी नहीं रही, पर उस अनजान इंसान के पास जाने के बाद हर चीज अपना सा लगने लगा। अब तो ऐसा महसूस होता है जैसे वह मुझसे कभी दूर ही ना हो। ये सुन बरखा हंसते हुए बोलती है, मैडम आपको अपने ही पति से सच्चा वाला प्यार हो गया है। ये सुन आरू मुस्कुराते हुए बोली, हाँ इतना प्यार कि उन्हें एक पल देखे बिना भी नहीं रह जाता। ये सुन बरखा उसे देखते हुए बोली, वैसे मुझे तुझसे पूछना नहीं चाहिए, पर तेरे लिए प्यार क्या है, आई मीन कैसे पता चलता है किसी भी इंसान के लिए अट्रैक्शन और प्यार है। ये सुन आरू हंसते हुए बोली, इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं तुझे इतना बता सकती हूँ कि जिस इंसान के प्रति अट्रैक्शन और प्यार होता है ना, उस इंसान की यादें तुम्हें जीने नहीं देती। आई मीन तुम्हें हमेशा उसे देखने की इच्छा होती है। तुम्हें हमेशा ये लगता है कि वह चाहे तुमसे लड़े या झगड़े पर वह तुम्हारे सामने हो और सब कुछ बताती जाती है। वही आरू के बताने से बरखा के दिमाग में एक पल के लिए शिव की छवि आती है, तो वह अपना सर झटकते हुए खुद से कहती है, यह मैं क्या सोच रही हूँ, वह भी उसे शिव के लिए जो इंसान है ही नहीं।
ये बोलते हुए वह खुद को कंट्रोल करती है। वही आरू जब बरखा को कहीं और खोया हुआ देखी तो वह उसे गुस्से में तकिए से मारते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर प्रवचन दे रही हूँ पर तू किसी और की दुनिया में खोई हुई है, ये कह उसे मारने लगती है। तो बरखा हंसते हुए बोली, अच्छा चल सो जा, कल एग्जाम है। आरू भी अब सो जाती है। वही अगली सुबह ही सभी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलते हैं। तभी अचानक आरू की नज़र सामने खड़ी अधिराज की गाड़ी पर पड़ती है। वह देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल हो जाती है और वह दौड़कर वहां जाती उससे पहले ही वैभव बैठता है और अधिराज उसे बिना देखे हुए कहां से निकल जाता है यह देख और वह खुद से बोली, यह इतनी ज्यादा एटीट्यूड क्यों। एपिसोड 199। अधिराज का आरू के कॉलेज आना। कौन है आरू? आरू की सच्चाई पता करना। अधिराज के जाते ही आरू का मुंह रोने जैसा हो जाता है। ये देखा बरखा हंसने लगी। उसको हंसते देख वह उसे घुरकर देखी तो बरखा अपने हाथ मुंह पर रखते हुए बोली, तेरे हस्बैंड ने तो तुझे देखा भी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुझे यहाँ से ले ही नहीं जाने वाले। ये सुनते ही आरू उसे घुरकर बोली, ज्यादा उड़ मत, मैं खुद आई हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, और इधर ऐसा कुछ है भी तो देख, मैं उन्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। अब तो मैं जाने वाली नहीं और ना ही मैं फोन करने वाली। तभी वहां पर प्रियांशु का गाड़ी आता है और वह हॉर्न बजाता है तो तीनों ही पास में बैठते हैं और सभी निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। वहीं दूसरी तरफ अधिराज के चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। वह स्माइल देखते हुए वैभव खुद को पूछने से रोक नहीं पाता तो वह उससे पूछ ही लेता है, ये सब क्या चल रहा है। ये सुन अधिराज अपना चेहरा मोबाइल से हटाते हुए बोला, क्या चल रहा है। ये सुनते ही वैभव बोला, तुमने आरू को इग्नोर किया। ये सुन अधिराज उसे घूरते हुए बोला, वह मेरी बीवी है। ये सुनते ही वैभव बोला तो तभी अधिराज बोला, तो तुम अपनी बीवी पर ध्यान दो, मैं अपनी बीवी को हैंडल करना जानता हूँ, उसे कुछ ज्यादा ही भूत सवार था तुम्हारे घर जाने का। जरा उसे भी तो समझ आए, एक बीवी अपने पति से दूर होती है तो उसे कितना तकलीफ होता है। वैभव देखने लगता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी कि उसकी बहन से अधिराज इतना प्यार जो करता है। पर अधिराज का आरू को खुद को दूर और इग्नोर करने का वजह तो कुछ और था, पर वह वजह उसने वैभव को नहीं बताई। वहीं दूसरी तरफ उसकी गाड़ी ऑफिस के बाहर रुकती है। उसकी गाड़ी रुकते ही एक गार्ड दौड़कर आता है और उसकी डोर को खोलते ही अधिराज अपने आंखों पर गॉगल्स लगाए अंदर जाने लगा और पीछे वैभव। वह अपने कैबिन में जाता उससे पहले उसकी नज़र वहां के लॉबी में बैठे विराट और स्वरा पर जाती है। अधिराज को देख दोनों ही उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी अधिराज हो विराट बोला, मुझे नहीं पता था कि कंपनी का सीईओ इतना लेट आते हैं। ये सुनते ही अधिराज आंखें छोटी कर उसे देखता, फिर उसके बगल में स्वरा को देख बोला, स्वरा तुम यहाँ। ये देख स्वया आगे बढ़ उसके गले लग जाती है। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अधिराज उसके भाव को समझ जाता है कि जरूर कुछ बात है और स्वरा यहाँ आई है, पर यह विराट नाम का भूत उसके पीछे लग गया। अधिराज उसे अपने केबिन में आने को बोलता है तो विराट उठता उससे पहले ही अधिराज वैभव को कुछ इशारा करता है। विराट पीछे जा पाता तभी वैभव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मिस्टर विराट दीक्षित, अगर आपके पास थोड़ा सा कीमती समय हो तो हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये सुन विराट समझ जाता है कि यह स्वरा के पास नहीं जाने देना चाहता है और वह जानता था यह अधिराज का आदेश है, अगर इसका उल्लंघन किया तो अधिराज कुछ भी कर सकता है। वह चुपचाप गुस्से को दबाते हुए वह वैभव के साथ चला जाता है। वही स्वरा जैसे ही कमरे में जाती है वैसे ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह वही रखे फाइल को उठाकर अधिराज के ऊपर फेंकती है। वह उसे लग पाती उससे पहले ही अधिराज कैच कर लेता है। तभी स्वरा फिर से जो भी सामान पाती उसके ऊपर फेंकती। अधिराज थोड़ी तेज आवाज में बोला, स्वरा ये क्या बचपना है, तुम्हें पता भी है तुम इम्पोर्टेंट चीजों को फेंक रही हो। पर स्वरा गुस्से में बोली, इम्पोर्टेंट माय फुट। ये बोलते हुए वह और भी ज्यादा गुस्सा करती उससे पहले ही अधिराज उसका हाथ पकड़ लेता है तो स्वरा उसे गुस्से में घूरने लगी। अधिराज उसे चेयर पर बैठता है और उसे पानी देते हुए बोला, अपने गुस्सा को थोड़ा काबू में रखो और पहले गहरी सांस लो और शांत हो जाओ, उसके बाद पहले मुझे बताओ हुआ क्या, उसके बाद अपना गुस्सा जितना मन करे उतना निकालना। स्वरा गुस्से में उसे देखते हुए पानी का गिलास देती है और पी लेती है। उसका मन कुछ शांत होता है। कोई सामान खाकर मत फेंकना क्योंकि मेरा असिस्टेंट तुम्हारे उस पागल आशिक को संभाल रहा है और मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं अपना कमरा ठीक करूं। ये सुन स्वरा गहरी सांस लेकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने क्या सोचकर उसे कमीने के घर पर मुझे भेजा है, तुम्हें पता है एक पल भी मुझे चैन से नहीं रहने देता, मौका मिलता नहीं चिपकने का बहाना ढूंढता है। मैं थक चुकी हूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अधिराज धीरे से उसकी तरफ पेपर बॉक्स रख देता है। ये देख स्वरा गुस्से में देखती है और एक पेपर खींचकर अपने आंसू पोंछ डस्टबिन में फेंक देती है। तभी अधिराज बोला, तुम्हें भी पता है मैंने तुम्हें वहां क्यों भेजा था। ये सुन स्वरा बोली, तुम्हें पता है तुम उस समुद्र में से उस अनजान मछली पकड़ने को बोले हो जिसका मुझे पता भी नहीं है। बस मुझे ये बताओ मैं क्या करूं, मैं सब कुछ कर लूंगी पर इस विराट का कुछ करो। ये सुन अधिराज हंसते हुए बोला, वैसे क्या किया उसने। ये सुन स्वरा बोली, तुम्हें पता है उसे रूहान के बारे में पता चल चुका है और रूहान का धौंस देकर वह मुझे ब्लैकमेल कर करके वह मुझसे कभी यह काम, कभी वह, तो कभी मेरे पास, तो कभी यह, बोलते बोलते चुप हो जाती है। अधिराज सब समझ जाता है क्योंकि वह विराट के नेचर से अच्छे से वाकिफ था। वह स्वरा को देख बोला, स्वरा बहुत जल्द तुम उस घर से वापस आओगी, बस तुम्हें जो जानना था तुम्हें कुछ पता चला। ये सुन स्वरा हाँ में सिर हिला बोली, मैंने कोशिश की उसके कमरे में जाने की पर वह रागदेव अपना कमरा ऐसे संभाल कर रखता है जैसे कोई सोने का खदान हो। मैं एक अच्छी बहू बनकर उसका दिल भी जीतना चाहिए पर मुझे नहीं लगता ये सब इतना आसान है।
फिर भी मुझे इत्तेफाकन से ही यह पता चला कि उस हर्षवर्धन के जेल जाने पर और राघदेव तिल मिलाया हुआ था, जरूर कुछ तो कनेक्शन है उसका। ये बोलते हुए वह अधिराज को देखी तो अधिराज बोला, स्वरा अगर तुम चाहती हो कि ऋषु को इंसाफ मिले और वह कौन लोग थे जो तुम्हारे घर पर उस चीप को खोजने के लिए आए थे, तो तुम्हें ये करना होगा। ये सुन स्वरा अपना गुस्से का घुट पीते हुए बोली, उसी के लिए तो ये सब कर रही हूँ, उसी की आत्मा को शांति देने के लिए मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। ये सुन अधिराज बोला, और तुम्हें एक और बात पता करने के लिए बोला था। ये सोच स्वरा उसे देखी तो अधिराज बोला, रचना ग्रेवाल और राघदेव दीक्षित का कनेक्शन। स्वरा उसे देखते हुए बोली, अभी मुझे ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिला कि मैं इस बारे में बात कर सकूं, पर मैंने कुछ सोचा है। ये बोल वह अधिराज को सारी बातें बताने लगी। अधिराज बोला, ठीक है तुम इस पर वक्त करो। ये सुनते ही स्वरा बोली, पर तुम मेरा एक काम कर दो, इस विराट का मुझसे दूर करो और मुझे ऑफिस आने दो, दिन भर उस घर में रह जाती हूँ, घुट रही हूँ, कम से कम यहाँ आने जाने से तो सुकून की सांस ले पाऊंगी। ये सुन अधिराज मुस्कुराते हुए बोला, इसका सिर्फ एक उपाय है। स्वरा उसे देखी तो अधिराज बोला, तुम्हें इस मामले में विराट से ही मदद लेनी होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है विराट मेरी एक बात नहीं सुनेगा तुम्हारे मामले में। स्वरा उसे गुस्से में घुरी तो उसे अधिराज समझाते हुए बोला, समझने की कोशिश करो, और रही बात जो तुम राघदेव दीक्षित के पास पता करने की सोच रही हो सकता है उसके पास कुछ हो ही ना। ये सुन स्वरा ना समझ में उसे देखी तो अधिराज बोला, कभी कभी राजा कुछ चीज अपने वजीर के पास रखता है और तुम्हें पता है कि उस राजा का दाया हाथ विराट ही है। ये सुन हैरानी से स्वयं उसे देखते हुए बोली, तुम ये क्या कह रहे हो, उस राघदेव के जुर्म में विराट साथ देता है। ये सुन अधिराज बोला, हो भी सकता है और नहीं भी। ये सुन स्वरा ना समझ में उसे देखी तो अधिराज बोला, वह ऋषु को अपने साथ लेना चाहता था, पर ऋषु आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, पर विराट उसके ही नक्शे कदम पर था, और तुम चाहो तो विराट को बदल भी सकती हो और उसे हर चीज निकलवा भी सकती हो, पर यह सब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि विराट को तुम्हें कैसे हैंडल करना होगा ये तुम्हें अच्छे से पता है। ये सुन स्वरा के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। कुछ देर बाद स्वरा वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अधिराज खुद से कहता है, स्वरा यह मुझे करना पड़ा, इससे मेरा दो काम होगा, तुम्हें विराट के नजदीक भेज तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सच में विराट तुमसे प्यार करता है, और दूसरा तुम्हारे प्यार में पड़ने के बाद वह अपनी काली दुनिया जरूर छोड़ेगा, और वह दुनिया छोड़ने के बाद वह हर हाल में तुम्हारा साथ देगा, और इस मामले में उसे अगर अपने पिता के खिलाफ खड़ा होना होगा तो वह होगा। ये बोल मुस्कुराने लगता है। ये बोलते हुए अचानक उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है। वह फ़ोन खोलता है और उसमें आरू की फ़ोटो को देखने लगता है। आरू की फ़ोटो को निहारने के बाद वह खुद से कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बहुत राज छुपा कर रखी है, जो हाथ मेरे लगा है वह मुझे पता करना होगा। आखिर रचना ग्रेवाल जो इतने बड़े राजा की बेटी है, वह एक आम जिंदगी कैसे जी रही है? कौन है ये, और कौन हो तुम? क्यों वह तुम्हें हर किसी से छुपाती फिर रही है? कौन है वह जी तुम्हारे ऊपर बारीकी से नजर रखा है? मुझे सब कुछ जानना है, तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे जीने का वजूद बन चुकी हो और मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए वह उसे पल में खो जाता है, जब लगातार आरू के पीछे काफी लोग पड़े हुए थे जो हर अपडेट किसी को दे रहे थे। ये बात उसके गार्ड ने बताई। जब अधिराज अपने गार्ड को उन लोगों पर नजर रखने को बोला जब वह इत्तेफाक से आरू की फोटोज खींच रहे थे, तभी उनके गार्ड ने उसे पकड़ लिया था। तब अधिराज ने उनका मुंह खुलवाया था, तो उन्हें बस इतना ही पता चला कि रचना ग्रेवाल के घर के सदस्यों का वह हर किसी का फोटो खींच रहे थे, यानी कि किसी को भी आरू का ही नहीं हर किसी पर नजर है। पर रचना ग्रेवाल की बेटी तो आरू ही थी, तो आर पर वह कैसे खतरा डाल सकता था? और पता करने पर उसे कुछ पता चला कि उसका राघदेव दीक्षित से भी कुछ कनेक्शन है। बस इसी को पता करने के लिए वह स्वरा को मोहरा बनाकर भेजा। भले ही विराट ने स्वरा को जबरदस्ती अपने घर ले गया था, पर स्वरा जब मैसेज टाइप कर अधिराज को हेल्प के लिए बोली थी, तब अधिराज चाहता तो विराट के पास स्वरा को कभी नहीं जाने देता, पर जब उसे मैसेज में रिप्लाई अधिराज ने कहा कि वह उसके साथ जाए और उस पर विश्वास करे और कल इस मामले में बात करेगा, तो स्वरा उस ढाबे से तुरंत विराट के साथ चली जाती है, और इसीलिए अधिराज ने प्रीतम को भी इस मामले से दूर रहने को बोला। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है, जिसमें आरू का एग्जाम का आज लास्ट दिन था। वहीं दूसरी तरफ राधिका से अभी किसी की कोई कांटेक्ट नहीं हुई थी। आखिर कहाँ गई राधिका, क्यों किसी से कॉल नहीं कर रही? यह सब दादी को कुछ परेशान सा किया जा रहा था। वहीं अधिराज भी इस समय अपने बिजनेस के एक डील के लिए कुछ बिजी सा हो गया था। इस मामले में आरू काफी नाराज थी। उसने सोचा था कि वह अधिराज से बात नहीं करेगी तो वह उससे बात करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं इन सब में श्रुति कुछ उदास सी हो गई थी। जब से भैरव उसके साथ गुस्से में पेश आया था, वह एक पल के लिए भैरव से डर सी गई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो सिर्फ रंग लगाई थी, आखिर क्यों भैरव उसे इतना डांटा। वही हर्षवर्धन पर इस बीच कोई भी आरोप अधिराज ने नहीं लगाया, शायद कुछ वक्त को तलाश रहा था। लेकिन एक दिन हर्षवर्धन की जेल जाने पर उसका काफी नुकसान हुआ था, जो विश्वा के काम आया था। विश्वा की भी प्रीता से इस समय कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि वह अपने चुनाव में व्यस्त हो चुका था। उसका चुनाव भी शुरू हो चुका था और कुछ दिन में उसका रिजल्ट भी आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ रिया भी अनिरुद्ध के प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगी थी। अनिरुद्ध भी रिया को अपने नजदीकी समझ रहा था, पर वह पूरी तरह से उसे समय देना चाहता था।
इस बीच राहुल रिया से कई बार बात करने की कोशिश की, पर रिया ने उसका फोन ही ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि इन कुछ दिनों में रिया को इतना तो समझ आ गया था कि रिया की राहुल हर्षवर्धन के घर का इंसान है, जो उसके माँ पिता के दुश्मनों का बेटा है, और राहुल हर समय उसके साथ टच करना और फिजिकल होने की बातें करता है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, पर फिर भी केयर करने की वजह से उसका झुकाव राहुल की तरफ था। पर अनिरुद्ध की शादी होने के बाद भी कभी भी अनिरुद्ध ने किसके अलावा उसके साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की, जबकि वह चाहता तो अपना हक पूरे हक से ले सकता था। इस बात में राहुल और अनिरुद्ध दोनों में अंतर रिया को समझ आया था। वही आरू और उसका पूरा गैंग अपने लास्ट एग्जाम देकर बाहर आते हैं और सभी देखते हैं कि बाहर काफी टीचरों की और लोगों की वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। एग्जाम तो खत्म हो चुकी थी, पर बच्चों को अभी कोई ले गया नहीं था। ये देख आरू बोली, अरे ऐसा कौन सा वीआईपी कॉलेज में आया है जो सब ऐसे खड़े हैं। वह सामने देखती है, तभी सामने से गाड़ी से उतरते हुए उसकी नजर अधिराज पर जाती है। अधिराज को कॉलेज में देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। वह सोचती है कि अधिराज उसे लेने आया है। वह तो ये भी नहीं देखी कि वहां प्रिंसिपल कॉलेज की लड़कियां लड़के हैं। वह खुशी से अधिराज की तरफ दौड़ पड़ती है और वह उसके पास जा पाती है कि अधिराज के गार्ड उसके आगे जाकर उसे रोक लेते हैं। वही आरू की इस हरकत पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एपिसोड 200, आरू और प्रियांशु की शरारत। नवरात्रि, तुम इस घर की बहू हो। अब आगे। आरू बाहर अधिराज को देख तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे अधिराज उसे लेने आया है। यही आरू समझते हुए उसकी तरफ दौड़ जाती है, बिना इस बात का ख्याल किए कि क्या सच में अधिराज उसके ही वजह से आया था। आरू दौड़कर उसके पास जा पाती, उससे पहले ही अधिराज के गार्ड उसे बीच में ही रोक लेते हैं। ये देख आरू उन सभी को घूरने लगती है, पर उन सभी को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। वही विराट और विराज में काफी कंफ्यूजन हो गया है मुझे, इसलिए प्रिंसिपल विराज का नाम चेंज कर कबीर रखा जाता है। प्रिंसिपल कबीर आरू को थोड़े डांटते हुए भाव में बोले, मिस गिरवाल ये क्या हरकत है? मेहमानों के सामने ऐसे आप आया जाता है, क्या यही मैनर है आपके? ये सुनते ही यार कुछ कहने को होती है, तभी टीचर ममता वहां पर आते हुए अधिराज मक्खन लगाते हुए बोली, मिस्टर राजावत हमें माफी करिए। ये लड़की एक नंबर की शरारती है, इसे तो पता भी नहीं कि कब क्या करना चाहिए। हम आपसे माफी मांगते हैं। वही उन सब की बातें सुन आरू ममता को और कबीर दोनों को घुरने लगी। वही अधिराज एक नजर आरू को देखा और ममता को देख बोला, मेरे हिसाब से आपको अपने स्टूडेंट को अपने कंट्रोल में रखना उसे सीखना चाहिए, ना कि उन्हें ऐसी हरकतों की छूट। ये बोल आगे बढ़ जाता है। ये देख तो आरू का मुंह पूरा का पूरा खुला रह जाता है। वह खुद से बोली, इतनी घोर बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई। यह बोलते हुए वह प्रियांशु को आवाज लगाई, प्रियो। प्रियांशु तुरंत उसके पास आता है और उसे पानी का बोतल देता है, तो आरू पानी का 2 घूंट पीते हुए बोली, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? प्रियांशु बोला, उस वीआईपी गेस्ट का सिर फोड़ दे। ये सुनते ही आरू उसे घुरती है तो प्रियांशु दांत दिखा देता है। वही आरू इधर उधर कुछ देखती है कि अचानक उसकी नजर गेट के बाहर एक डॉग पर पड़ जाती है। ये देख उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। उसके नजरों का पीछा करते हुए बरखा सौम्या से बोली, क्या ये पागल हो गई है? ये सुनते ही सौम्या बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, बस फिर क्या था? प्रियांशु और आरू एक दूसरे को देख एक स्माइल पास करते हैं और धीरे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद अचानक ममता की चीख निकलती है। चीख निकलते ही सभी की नजर ममता पर पड़ती है, तो देखते हैं कि एक डॉगी उसके साड़ी को पकड़ा हुआ है। ममता दौड़कर भागी जा रही थी। भागते भागते वह सीधे अधिराज की तरफ दौड़ती है, तो अधिराज एक साइड हो जाता है। वहीं ममता सीधे जाकर प्रिंसिपल को पकड़ने के चक्कर में उनके ऊपर गिर जाती है। तभी वहां के सिक्योरिटी गार्ड उस डॉगी को पकड़ लेते हैं। वही आरू प्रियांशु दोनों ही हंसने लगे। वही टीचर ममता को प्रिंसिपल के ऊपर से हटाते हैं। तभी कबीर गुस्से में बोले, यह क्या हरकतें हैं मिस ममता? ये सुनते ही ममता मायूस होकर बोली, मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है और यह अचानक पता नहीं कहां से आ गया और मेरे ही पीछे पड़ गया। वहीं उनकी यह बातें सुनते ही अधिराज टेढ़ी नजरों से आरू को देखा और प्रिंसिपल को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि आपके कॉलेज में इतने अतरंगी लोग हैं। मेरे हिसाब से मुझे अतरंगी चीज बिल्कुल नहीं पसंद। ये बोल आरू को घूरता है तो कबीर सभी को घूरते हुए अधिराज के साथ अपने केबिन में चला जाता है। वही दूर खड़ी मोनिका अपने गैंग के साथ खड़ी हुई थी और वह बोली, मुझे एक बात नहीं समझ आती, यह मिस्टर राजावत को देखते ही यह आरू उसकी तरफ दौड़ क्यों पड़ी? ये सुनते ही ऋषभ बोला, अरे देखा नहीं, पागल दौरे पड़ते हैं उसे, कैसे मिस्टर राजावत के गार्ड ने उसे रोक दिया? पर मोनिका मन ही मन में सोचती है, पर मुझे तो कुछ और ही घपला लग रहा और मुझे इसको बदनाम करने का एक अच्छा तरीका मिल चुका है। ये बोलते हुए वह मुस्कुरा देती है। कोई दूसरी तरफ शाम हो जाती है। शाम को राजावत हाउस में इस समय रचना भी आई हुई थी और रचना जी के साथ सारे परिवार वाले मौजूद थे। आरू जो आई हुई थी वो सोफे पर ऐसे ही बैठी हुई थी जैसे कोई मेहमान हो। ये देख प्रीता बोली, आरू तू ऐसे क्यों बैठी है? ये सुनते ही आरू बोली, मैं माँ के साथ आई हूँ, ना कि इस घर की बहू। ये सुन प्रीता उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है और बोली, माँ के साथ आने से तू आरू गिरवाल नहीं बन जाएगी, रहोगी तो तुम आरू सिंह राजावत ही। तुम इस घर की बहू हो। वही आरू के बात सुन वहां पर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी दादी बोली, रचना कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। राधिका तो है नहीं, पूजा भी अपने बिजनेस में काफी बिजी रहती है, तो मैं चाहती हूँ आप इस नवरात्रि का पूजा जैसे राधिका के साथ मिलकर करती है वैसे ही इस बार आरू और सभी के साथ मिलकर उसकी तैयारी करवा दीजिए और अपने देख लेख में सब कुछ। आरू की इस घर में पहली नवरात्रि है बहू के रूप में, मैं चाहती हूँ माता रानी हमारे घर में आए और हमारे घर पर अपना दया दृष्टि बनाए रखें। रचना बोली, ठीक है माँ, पूजा सामग्री और जो भी विधि होती है मैं समझा दूंगी। कुछ देर के बाद आरू अपने हाथ में
चाय लाकर सभी को देती है। तभी बाहर गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकते ही थोड़ी देर के बाद ही अधिराज अंदर एंटर करता है। अंदर आते ही वह सीढ़ियों से जाते हुए बोला, काका एक कप कॉफी, यह कह वह स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। आरू तो उसे जाते हुए देखते ही रह जाती है। धन्यवाद, टू बी कंटिन्यूड। हेलो गाइस, ये क्रूल लव की अनचाही